ओमकार घबरा कर उठ बैठा। वो पसीने पसीने हो गया था। चेहरे और गले पर का पसीना पोंछते हुए वो हाथ फेरने लगा। हाथ गले पर आते ही उसे दर्द महसूस हुआ। वो उठकर अपने कमरे में गया। आईने के सामने जाकर उसने अपने गले को देखा। अपने लहूलुहान गले को देखकर उसकी चीख निकल गई। ओमकार के गले पर इंसान के दांत के निशान बने हुए थे। ऊपर के 8 दांत और नीचे के 8 दांत झप चुके थे। काटने के निशान इतने गहरे थे कि उनसे खून निकल रहा था। ओमकार घबरा कर खुद से बोला, ये तो सपना था, तो मुझे काटा किसने? ओमकार के कान के पीछे से एक हल्की सी डरावनी आवाज आई। ओमकार डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगा, पर कमरे में कोई नहीं था। शायद उसे वहम हुआ होगा। ये सोचकर ओमकार खून साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढने लगा। स्टडी टेबल के ऊपर उसका लाल टी शर्ट पड़ा हुआ था। उसकी नज़र उस पर पड़ते ही वो दौड़कर उस टेबल के पास गया। झट से उसने टेबल के ऊपर से टी शर्ट उठाते हुए अपने गले पर रखकर कसकर दबा दिया। देर ना करते हुए वो वापस दौड़कर आईने के सामने गया। गले के ऊपर रखा कपड़ा हटाकर वो आईने में खून से भरा वो निशान देखने लगा। पर ये क्या? पर अब वहां ना खून था और ना ही काटने का निशान। ओमकार को जैसे झटका सा लगा। आश्चर्य से उसका सिर चकरा गया। आईने में देखकर ओमकार खुद से बोला, ये क्या? क्या मैं सपना देख रहा था? उसी के प्रभाव में आकर मुझे ये वहम हुआ था। कुछ देर पहले तो गले से खून निकलकर टपक रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? परेशान होकर ओमकार बेड पर जाकर लेट गया। यही बात सोचते सोचते ओमकार की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह ओमकार बहुत देर से उठा। सुबह के 9:30 बज चुके थे। ओमकार बाथरूम की तरफ नहाने चला गया। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ आए थे। नाश्ता खत्म करने के बाद मोआना बोला, हे ओमी, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। थोड़ा आसपास का एरिया 1-2 घंटे में देखकर वापस आऊँगा। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ ना, हम दोनों घूमने जाएंगे। मैं तुम्हें हमारे आसपास के कुछ फेमस प्लेस दिखाऊंगा। थोड़ी हड़बड़ाहट से मोआना बोला, अरे नो, I'll manage, you don't worry, I'll come soon। इतना कहकर मोआना टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। ओमकार की मम्मी बोली, अरे बेटा, ओमकार ठीक कह रहा है, ओमकार को भी साथ ले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ओमकार तुम्हें अच्छी तरह घुमाकर सही सलामत घर ले आएगा। ओमकार की मम्मी की बात सुनकर मोआना हड़बड़ाहट से बोला, अरे नो आंटी, I'll मैनेज। मैं अकेले थोड़ा घूमना चाहता हूँ। यू नो आंटी, आप समझती हो ना? मोआना की इस बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी को कुछ कहता ना देखकर मोआना झट से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सभी लोग उसे कमरे में जाते वक्त तक देखते रह गए। थोड़ी ही देर बाद मोआना एक लैपटॉप बैग और एक छोटी सी ट्रैवल बैग को साथ लेकर घर से घूमने के लिए निकल पड़ा। मोआना को जाता देख ओमकार उसे पीछे से आवाज लगाने वाला था, पर वो रुक गया। शाम के 8 बज चुके थे, पर मोआना अब तक घर नहीं लौटा था। ओमकार को उसकी चिंता होने लगी। आखिर क्यों ना हो, वो उसका एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद इस देश में नया था। ओमकार 6:30 बजे से उसे कॉल किए जा रहा था, पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। ओमकार बड़ी चिंता में था। वो सोच में पड़ गया, आखिर मोआना कहाँ चला गया? ऐसी कौन सी जगह गया होगा वो, जहाँ नेटवर्क काम ही नहीं करता? अगर वो आसपास के एरिया में गया होगा तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं होता। क्या वो कहीं दूर चला गया है, या वो कोई किसी मुसीबत में है? ओमकार चिंता से ढेर सारी बातें सोचने लगा। घर के बालकनी में रखी एक कुर्सी पर बैठकर वो फिर से एक बार मोआना को कॉल लगाने लगा।
पर उसे सामने गेट के अंदर प्रवेश करता हुआ मोआना दिखाई दिया। उसने कॉल कट कर दी और वो दौड़कर नीचे जाने लगा। मोआना को आता देखकर ओमकार ने प्रश्नों की बरसात कर दी। ओमकार बोला, क्या यार, कहाँ थे इतनी देर? मुझे कब से तुम्हारी चिंता हो रही थी। और ऐसी कौन सी जगह गए थे तुम जहाँ नेटवर्क काम ही नहीं करता? अब कुछ तो बोलो, मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मोआना को कुछ ना बोलता देख ओमकार शांत हो गया। ओमकार ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक मोआना को देखा। मोआना बड़ी बुरी हालत में था। उसके हाथों पर कुछ खरोचों के निशान थे। उसमें से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। उसके कपड़े भी कुछ जगह मैले हुए थे। उसकी इस हालत को देखकर ओमकार बोला, अरे ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ था तुम्हें? अरे बोलो कुछ तो, कब से चुप ही खड़े हो तुम? कुछ बताओगे नहीं मुझे तो कैसे पता चलेगा? आखिर तुम हमारे देश में नए आए हो, उसी के साथ साथ तुम मेरे घर पर रुके हो और तुम मेरे दोस्त हो। इस वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। इतनी देर से शांत बैठा मोआना बोला, अरे ओमी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा गिर गया था, इसलिए मुझे जख्म हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मोआना इतनी बात कह तो गया, पर जितने आसानी से उसने ये बात कही थी उतने सहज भाव उसके चेहरे पर नहीं थे। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो कुछ परेशान दिख रहा था। ओमकार भी कुछ ज़्यादा ना पूछते हुए उसे घर के अंदर ले गया। उसी रात ओमकार और ज्योतिका के बचपन के तथा कॉलेज के कुछ दोस्तों का व्हाट्सएप पर ग्रुप था। जिन दोस्तों ने उनके आने का सेलिब्रेशन किया था, उन दोस्तों का भी व्हाट्सएप ग्रुप था। ग्रुप का नाम था हमारी यारियाँ। उसी ग्रुप में एक मैसेज आया। फिर उस मैसेज के लिए बहुत सारे रिप्लाई के मैसेज आए। उस वक्त ओमकार संध्या की पूजा कर रहा था, पर उसका डेटा ऑन था। मैसेज पर मैसेज आए जा रहे थे। पूजा खत्म कर ओमकार पहले अपने मोबाइल को उठाता है। उनके हमारी यारियाँ ग्रुप पर 150 से ऊपर मैसेज आए थे। इतने सारे मैसेज को देखकर ओमकार ने सबसे पहले वही मैसेजेस देखने का निर्णय करके वो ग्रुप ओपन किया। सबसे पहला मैसेज आयान का था, दोस्तों हमारी शिमला जाने की पूरी ट्रिप मैनेज करने का मैंने फैसला किया है। वी विल गो बाय ट्रेन। मैंने एक होटल भी सिलेक्ट किया है। उसके आसपास के प्लेस ऐसे हैं जो घूमने लायक है। तो क्या कहते हो, क्या हम शिमला ट्रेन से जाए? बाकी फ्रेंड्स ने रिप्लाई दिया था। कुछ दोस्तों ने सहमति दी तो कुछ दोस्तों ने असहमति। बहुत विचार मंथन होने के बाद ट्रेन से जाने की कल्पना पर घूमने आने वाले दोस्तों ने सहमति दी। ओमकार ने भी सहमति भरा मैसेज ग्रुप पर भेज दिया। वो 6 दोस्त घूमने जाने वाले थे। अयान गिनती करके एक मैसेज भेजता है, हम 6 दोस्त शिमला जाने वाले हैं। मैं, हैकी, आदित्य, ज्योतिका, पूजा और ओमकार। क्या और कोई दोस्त आएगा हमारे साथ? ओमकार ऑनलाइन ही था। उसने वो मैसेज पढ़ा। उसने रिप्लाई भेजा, हम 6 दोस्त नहीं 7 दोस्त शिमला जाएंगे। दोस्तों ये कहानी किसी छोटी सी कहानी की तरह नहीं है। मैं इसे नॉवेल की तरह लिखने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस टोगो कहानी के बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।